Hello everyone, welcome to CAMS Club. In this video we'll do इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर. तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ने से पहले आपको एक दो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए. रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स जो आप 11th में करते हो कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है. ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ. सबसे पहले यही चीज़ क्लियर करते हुए कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, फिर वहीं से हम प्रोसीड करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पे. तो रिडॉक्स रिएक्शन देखो, सबसे पहले रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपने इसी चीज़ के बारे में ही डील करना है. रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स वर्ड का मतलब क्या है. रिडॉक्स मिलके बना है रेड प्लस ऑक्स. किससे मिलके बना है? रेड प्लस ऑक्स. रेड का मीनिंग होता है रिडक्शन, OX का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन. रिडक्शन और इसका मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीडेशन. ठीक है, यानी जिस रिएक्शन में एक साथ ऑक्सीडेशन हो, एक ही साथ रिडक्शन हो, उसी रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन. अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और थर्ड है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसी चीज़ को जस्ट रिवर्स कर दो तो बन गया रिडक्शन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह आप क्या लिखेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ से आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की जगह लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह लिखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या बन गया? इसको कहेंगे हम रिडक्शन. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही हो उसे क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. तो रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या हुआ? रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही हो उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या हुआ? रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. तो ऐसे हम कुछ एग्जाम्पल, बहुत सारे हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठा हो रहा है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं सिंपल सा एग्जाम्पल हूँ तो मैंने कहा Zn प्लस Cu है. यहाँ से क्या हुआ? ZnO प्लस C. यानी कि यहाँ से क्या हुआ? देखो, जिंक से जिंक ऑक्साइड तक क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं आप? ऑक्सीडेशन. तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन. और कार्बन मोनोऑक्साइड CO से क्या बन गया? C. यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ. और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं आप? रिडक्शन. तो ये क्या हुआ? रिडक्शन. तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? रिडॉक्स रिएक्शन. क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या हुआ? रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, इसी तरह से आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के. मैंने कहा आपने लिया जिंक लिया प्लस कॉपर सल्फेट लिया. ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ZnSO4 में प्लस CO में. अगर आप इसी चीज़ को आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो देखो, ये जिंक सॉलिड है, कॉपर सल्फेट एक्वस है, ये एक्वस है, ये क्या है? सॉलिड है. ठीक है, आयनिक फॉर्म में लिखें तो ये क्या हुआ? जिंक सॉलिड है, कॉपर सल्फेट यानी कॉपर 2+ आयन होगा, कॉपर के ऊपर 2+ का चार्ज हुआ, एक्वस फॉर्म. जिंक सल्फेट है किस तरह से लिख सकते हैं? Zn2+ आयन, एक्वस है, और ये क्या हुआ? कॉपर सॉलिड. अब देखो, यहाँ से हमने नहीं कहा, अब आपको ये देखना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं. तो हमने ये चीज़ देखी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह से. तो अब यहाँ पे सारा का सारा काम आएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, तो ये देखो, यहाँ जिंक की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0. जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. ये किस में कन्वर्ट हो गया? जिंक से जिंक 2+ में, और +2 यानी +2 क्या है उसकी? ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया. जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे? +2. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कह दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर कह दो. तो इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, जहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाए ऑक्सीडेशन नंबर में, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन. क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन. इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ. तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि इंक्रीमेंट इन
ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब देखो 0 से +2 में चला गया, इंक्रीमेंट हुआ ऑक्सीडेशन नंबर का, यानी +2 में गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हुआ। तो जिंक से जिंक 2+ में क्या हुआ, यहाँ से लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ये क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन। और कॉपर 2+ से कॉपर में गया, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, यहाँ पे कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं आप, रिडक्शन, और या फिर आप कह सकते हैं डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो आप यहाँ कह सकते हैं ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट हुआ, और इसे आप इसी तरह से कह सकते हैं डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यानी कि +2 से 0 में गया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके गया, तो ये क्या हुआ हमारा रिडक्शन, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है रिडक्शन। तो ये भी कौन सी रिएक्शन हुई, रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रही है, एक ही रिएक्शन में हो रही है, तो ये क्या बन गई, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक ही साथ होती हैं, उस रिएक्शंस को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन के टाइम पे जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है इस रिएक्शन की, जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, जिंक सल्फेट बना, कॉपर बना, इस टाइम पे जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उस केमिकल एनर्जी को हम वेस्ट नहीं कराएंगे। जो केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन जो प्रोड्यूस होती है, उस केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। यही हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच कहती है कि जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिएक्शन, आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ ये जो मैंने आपको एग्जांपल लिया, यहाँ पे आपको मैं यही कह रही हूँ कि इस रिएक्शन के टाइम पे जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यही ब्रांच है, ऐसी ब्रांच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिस टाइम पे जो केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जो एनर्जी यूज़ होती है, आप उसको वेस्ट ना करवा के उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ नोन एज गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल, ठीक है। तो यही हम स्टार्ट करते हैं, देखिए आगे क्या किया हमने, किसका एग्जाम्पल लिया, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल लिया। किस में क्या हुआ था उस जिंक प्लस कॉपर सल्फेट में, अभी हमने डिस्कस किया कि जिंक प्लस कॉपर 2+ से किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ और कॉपर में कन्वर्ट हुआ। यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा था, रिडक्शन। और इस रिएक्शन को हमने किसका नाम दे दिया था, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है उसे हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो मैंने यहाँ ख़त्म किया था इस बात पे कि इस केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसको हम वेस्ट नहीं करा सकते। जो किसी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, हम उसको यूटिलाइज करवा के केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज गैल्वेनिक सेल या फिर वी कैन से वोल्टिक सेल, ठीक है। तो क्या कह रही हूँ मैं, तो जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हम इस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, हम उसे किस में कन्वर्ट कराएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, गैल्वेनिक सेल कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, वोल्टिक सेल। गैल्वेनिक सेल या फिर हम क्या कह सकते हैं, वोल्टिक सेल। तो वोल्टिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो इसी तरह से कई रिएक्शंस होती हैं जो कि क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। काफ़ी रिएक्शंस होती हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, लेकिन हम उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मोल्टन NaCl, ठीक है, NaCl मोल्टन NaCl ले लिया, वो क्या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करी, वो रिएक्शन क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस हो गई। अभी तक हमने क्या पढ़ा, दो तरह के सेल्स होते हैं, फर्स्ट वन इज गैल्वेनिक सेल, सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में हमने क्या देखा, जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसे बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। सेकेंड था इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडक्टर्स होते क्या हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स का मतलब होता है सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। सब्सटेंसेस
substances which allows electricity to pass through them are called conductor. ठीक है, जो सब्सटेंसेस अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे उसे क्या कहेंगे, कंडक्टर्स. और सेकंड देखते हैं इंसुलेटर्स क्या होते हैं. इंसुलेटर्स क्या होंगे, सब्सटेंसेस which do not allows electricity to pass through them, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स. ठीक है, तो अब हमने कंडक्टर्स को दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, दो ब्रॉड कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर दिया कंडक्टर्स को. कंडक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. ठीक है, टू ब्रॉड कैटेगरीज. हमने कंडक्टर्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो देखो दो कौन कौन सी ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है वो देखते हैं. ठीक है, देखो तो दो तरह से हमने इसको ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, दोज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगो डिकम्पोजिशन. मैंने क्या बोला, दोज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगो डिकम्पोजिशन, यानी बिना डिकम्पोजिशन हुए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें विदाउट अंडरगो डिकम्पोजिशन, उसे क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहेंगे. क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. तो कौन से एग्जाम्पल आ गए इसके, सर्टेन मेटल्स आ गए, ग्रेफाइट आ गया. ठीक है, और हम लोग मिनरल्स भी कह सकते हैं, ये भी इसी की कैटेगरीज में आएंगे. किसकी कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या हुए, दोज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगो डिकम्पोजिशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. सेकेंड होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, दे विल अंडरगो डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम. मैंने क्या बोला, दे विल अंडरगो decomposition when electricity is passed through them. They will undergo decomposition when electricity इज पास थ्रू देम. जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो अपने अपने आयंस की फॉर्म में डिकम्पोजिशन हो जाएगा, इसलिए इसको आयनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं. तो दे विल अंडरगो डिकम्पोजिशन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम. ठीक है, इसलिए इसको आयनिक कंडक्टर्स का नाम भी दिया जाता है क्योंकि अपने आयंस की फॉर्म में ये टूट जाता है. ठीक है, तो आयनिक कंडक्टर्स भी कह सकते हैं और आयनिक इलेक्ट्रोलाइट्स भी कह सकते हैं. ठीक है, यानी क्योंकि आयंस की फॉर्म में टूट जाता है. तो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये. फिर क्योंकि आपने क्या बोला, दे विल अंडरगो डिकम्पोजिशन इनटू इट्स आयन, वो अपने आयन की फॉर्म में कम्प्लीटली आयंस की फॉर्म में टूट गया जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, तो उसको आयनिक कंडक्टर्स भी बोल देते हैं. तो ये फिर से दो कैटेगरीज में अब डिवाइड हो गए. फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो आयंस की फॉर्म में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी 100% जिनका डिसोसिएशन हो जाता है. तो वी कैन से कम्प्लीटली डिसोसिएशन अकर, या फिर कंप्लीट डिसोसिएशन अकर. ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन अकर, या फिर कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, अपने आयन की फॉर्म में किसमें कैसे टूट जाएंगे, कंप्लीटली टूट जाएंगे. तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकते हैं, क्योंकि वो आयन की फॉर्म में कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं. और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे, HCl होगा, अपने आयन की फॉर्म में कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है. H+Cl- H2SO4, 2H+SO4 2 नेगेटिव आयन, आयन्स की फॉर्म में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया. इसी तरह से NaOH हो गया, अपने आयन की फॉर्म में कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है. KOH हो गया, आयन्स के फॉर्म में कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल हुआ. और दोज विच विल नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू इट्स आयन, यानी पार्शली टूटते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट. क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ,
विच विल डिसोसिएट पार्शली इनटू इट्स आयन। कैसे टूटेंगे वो? पार्शली डिसोसिएट होंगे। अगर वो पार्शली डिसोसिएट होंगे अपने आयंस के फॉर्म में तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक एसिड भी हो सकते हैं और वीक बेस भी हो सकते हैं। अगर आप वीक एसिड का एग्जांपल लें तो सबसे कॉमन एग्जांपल हमारा कौन सा होता है? एसिटिक एसिड CH3COH आयंस की फॉर्म में पार्शली टूटता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, ठीक है। इसी तरह से आप वीक बेस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वीक बेस का और कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। बोरिक एसिड, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस की फॉर्म में पार्शियली टूटता है, ठीक है। इधर से ले लीजिए HCN ले लो, H3 कार्बोनिक एसिड ले लो, H2CO3 वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमने अभी तक क्या देखा? कंडक्टर्स देखा, इंसुलेटर्स देखा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स थे और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स थे। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में भी हमने देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग होता है जो आयन की फॉर्म में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए और वीक होता है जो आयन की फॉर्म में पार्शियली डिसोसिएट हो। ओके, जो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को? तो सबसे पहला जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट फैक्टर क्या अफेक्ट करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अभी हमने पढ़ा ही था कि दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सेकंड होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आयन की फॉर्म में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है एंड हैंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि वो आयन की फॉर्म में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। और सेकेंड होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आयन्स की फॉर्म में पार्शली डिसोसिएट होता है, यानी आयन की फॉर्म में पार्शली डिसोसिएट होगा एंड हैंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है। स्मॉल एक्सटेंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो आयन की फॉर्म में कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा एंड हैंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट, ठीक है। ये फर्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन, देखो साइज ऑफ आयन का क्या मतलब है? जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा सॉल्वेशन होगी, यानी जितना बड़ा साइज है उतने ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल आके उसको सॉल्वेट करेंगे, यानी जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा सॉल्वेशन होगी, ठीक है। तो ग्रेटर द साइज ऑफ आयन, ग्रेटर द साइज ऑफ आयन लार्जर विल बी द सॉल्वेशन, ठीक है। जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा सॉल्वेशन होगी और जितनी ज़्यादा सॉल्वेशन होगी, अब एक बात बताइए, जितनी ज़्यादा सॉल्वेशन होगी यानी जितने पानी के मॉलिक्यूल्स उसको घेर के लगे रखेंगे, अगर मुझे 10 लोगों ने पकड़ लिया तो मेरी मूव करने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कंडक्टेंस क्या होगी? कम। तो जितनी ज़्यादा लार्जर द साइज ऑफ आयन, जितना बड़ा आयन का साइज होगा, ग्रेटर द साइज ऑफ आयन, ग्रेटर विल बी द सॉल्वेशन एंड लेसर विल बी द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? उतनी कम। लेसर विल बी द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस उतनी ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। थर्ड जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है विस्कोसिटी का। क्या है? विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी का मतलब देखिए क्या होता है। विस्कोसिटी आपको पता है विस्कस नेचर, जैसे हम पढ़ते हैं हनी की बात करते हैं विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कस नेचर। तो जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उसकी मूव करने की टेंडेंसी उतनी कम हो जाती है, यानी कंडक्टेंस क्या होगी? कम। यानी ग्रेटर द विस्कोसिटी लेसर विल बी द कंडक्टेंस। क्या कहेंगे? ग्रेटर द विस्कोसिटी, ग्रेटर द विस्कोसिटी लेसर विल बी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेसर विल बी कंडक्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर, ठीक है। फर्स्ट हमने करा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड करा है साइज ऑफ आयन, थर्ड है विस्कोसिटी। नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर देखिए वो किस तरह से अफेक्ट करता है। आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो आयनाइजेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी डिसोसिएशन इंक्रीज़ होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। डिसोसिएशन इंक्रीज़ हो जाएगा तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से आयनाइजेशन इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे डिसोसिएशन इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से डिसोसिएशन क्या होगा? इंक्रीज़। और डिसोसिएशन इंक्रीज़ होने का मतलब क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज़। यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी,
ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयन की फॉर्म में कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आयन की फॉर्म में पार्शली डिसोसिएट होता है एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ स्मॉल एक्सटेंट। उसके बाद है साइज ऑफ आयन, यानी जितना बड़ा आयन का साइज होगा उतनी ज़्यादा सॉल्वेशन होगी, उतनी कंडक्टेंस कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है विस्कोसिटी, जितना ज़्यादा विस्कस होगा उतनी कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्ट करता है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे आयनाइजेशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को। हैं डिफरेंस बिटवीन द मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है? तो देखो, सबसे पहला जो डिफरेंस देखते हैं मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में। देखिए यहाँ क्या होता है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करेगी विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। और इधर क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विद द डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो सबसे पहला लिखो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस takes place without the decomposition of the substance, without the decomposition of the substance, without the decomposition of substance। यहाँ पे क्या नेक्स्ट में इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विद द डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी takes place with the decomposition of the electrolyte, with the decomposition of electrolyte। ठीक है, अब यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है इज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है विद द हेल्प ऑफ आयंस। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ आयंस। ठीक है, तो आप यही लिखेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ आयंस। कल हमने किया ही था, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में क्या होता है, आयंस की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो हमने करा, 2 तरह के थे, एक था स्ट्रॉन्ग और एक था वीक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ये क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। इतनी बात समझ में है। अब यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से जो मेटालिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज़ होती है, यानी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में क्या होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। तो मैंने क्या बोला, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, with increase of temperature metallic conductance decreases, metallic conductance decreases। ऐसा क्यों हुआ कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज़ हुई, क्योंकि कर्नेल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कर्नेल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। तो वो किसमें कर्नेल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर को जब तुम इंक्रीज़ करते हो तो वो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, तो मेटालिक कंडक्टेंस घटने लग जाती है। ठीक है, कर्नेल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, जिसकी वजह से वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे और मेटालिक कंडक्टेंस विल गोइंग टू इंक्रीज़। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो जब तुम, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेज। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि डिसोसिएशन इंक्रीज़ हो जाएगा। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीज़ करेगी। क्यों इंक्रीज़ करेगी, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिसोसिएशन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिसोसिएशन।
क्योंकि डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा, डिसोसिएशन इंक्रीज होंगे आयंस बढ़ जाएंगे, आयंस बढ़ेंगे यानी कि क्या होगा, टेम्परेचर की इंक्रीज करने से आयन बढ़ गए, आयन बढ़े तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ गई। तो ये जब जितना हमने किया है सो यही किया, सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था कि कंडक्टेंस से रिलेटेड सब बातें किया, फिर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग की कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और अब हम इनका डिफरेंस कर लिया कि मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि फैराडे लॉ के बारे में करेंगे, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और उसी के ऊपर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो much, and if you like this lecture, please share, like and subscribe my channel.